दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका बढ़ती जा रही थी। हिटलर ने यूरोप जीतने के बाद रूस पर हमला कर दिया। दूसरी ओर जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इससे युद्ध सच्चे अर्थों में विश्व युद्ध में बदल गया। जर्मनी के हमले ने युद्ध की सीमाएं पूर्व की ओर बढ़ा दी। उधर अमेरिका अब तक ब्रिटेन का मददगार था, पर अब उसे स्वयं युद्ध में उतरना पड़ा। जापान जितनी तेजी से बढ़कर सिंगापुर तक आ गया था, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल दोनों ही सहम गए थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कहा कि हिंदुस्तानी नेताओं से सुलह कर लेनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार भी उस समय अमेरिका की इस सलाह की एकदम उपेक्षा नहीं कर सकती थी। उसने कुछ हद तक अपनी नीति बदलने का फैसला भी कर लिया। आखिर ब्रिटेन ने भारत के प्रति अपना रुख बदला। पहले जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद को जेल से रिहा किया गया। दरअसल सरकार जानना चाहती थी कि बदले हुए हालात में कांग्रेस का रुख कैसा है। बाद में धीरे-धीरे अन्य नेताओं को भी छोड़ दिया गया। उधर सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अनशन कर दिया था। उनकी हालत बिगड़ने लगी तो सरकार को उन्हें बिना शर्त रिहा करना पड़ा। किंतु अब उन्हें अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया था। उनके घर पर कड़ा पहरा रहने लगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनकी उग्रवादी गतिविधियों के प्रति सतर्क थी। 27 जनवरी 1941 की रात लगभग 1 बजे सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में अपने एल्गिन रोड वाले मकान से एक मौलाना के वेश में निकल गए। वो इसी वेश में सीधे पेशावर पहुंचे। पेशावर से एक गूंगे पठान के वेश में वो अफगानिस्तान पहुंचे, जहां से जर्मन दूतावास की मदद से वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। उनके पासपोर्ट का नाम ऑरलैंडो माजोटा था। जर्मनी में जब हिटलर से मिले तो उसने इनका स्वागत किया और इनकी योजनाओं पर विचार किया। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस इटली भी गए और मुसोलिनी से भेंट की। जर्मनी वापस लौटकर उन्होंने आजाद हिंद संघ और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। नवंबर 1941 में उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और उसके जरिए धुआंधार प्रचार कार्य आरंभ कर दिया। भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अब तक कुछ पता नहीं था, किंतु जर्मनी से आजाद हिंद रेडियो के प्रसारणों को सुनने के बाद ही उन्हें पता लगा कि वो कहां हैं। मौलाना आजाद लिखते हैं, इस बीच जर्मनी और जापान से जो प्रचार शुरू हुआ था, उसका हिंदुस्तान में बहुत लोगों पर असर पड़ा। जापानी वायदों से बहुत लोग आकर्षित हुए। उन्हें लगा कि जापान हिंदुस्तान की आजादी और एशियाई एकता के लिए काम कर रहा है। मौलाना आजाद ने सुभाष चंद्र बोस के विदेश चले जाने पर महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया के बारे में भी लिखा है। उनका कहना है कि मैंने ये भी पाया कि सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय तरीके से जर्मनी चले जाने का गांधी जी के मन पर बड़ा भारी असर पड़ा है। पहले बोस के कई काम उन्हें पसंद नहीं आए थे, पर अब तो मुझे उनका दृष्टिकोण बदला हुआ लगा। उनकी कई बातों से मुझे लगा कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान से निकल जाने में जिस साहस और चतुराई का परिचय दिया, उसके प्रति उनके मन में प्रशंसा का भाव था। सुभाष चंद्र बोस के लिए इस प्रशंसा भाव ने अनजाने ही समूची युद्ध स्थिति के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया था। उधर जापान में रास बिहारी बोस प्रवासी भारतीयों को संगठित कर चुके थे। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, आजाद हिंद संघ की स्थापना हो चुकी थी और स्वयं रास बिहारी उसके अध्यक्ष थे। सिंगापुर विजय के बाद कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई और भारतीय युद्धबंदियों को उन्हें सौंप दिया गया। प्रवासी भारतीय तो आजाद हिंद फौज में भर्ती हो रहे थे।
युद्ध बंदियों के शामिल हो जाने से आजाद हिंद फौज की शक्ति और भी बढ़ गई। इसके बाद बैंकॉक में आजाद हिंद संघ का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। इस सम्मेलन में आजाद हिंद फौज की स्थापना को विधिवत रूप दिया गया। इसी सम्मेलन में विधिवत एक प्रस्ताव भी पास किया गया। उसमें कहा गया, ये सम्मेलन सुभाष चंद्र बोस से निवेदन करता है कि कृपावंत होकर पूर्व एशिया आगमन करें। ये सम्मेलन जापान की शाही सरकार से भी निवेदन करता है कि वे सुभाष चंद्र बोस से सुरक्षित आगमन के लिए अनुमति तथा आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए जर्मन सरकार पर अपने प्रभाव का उपयोग करें। रंगून के पतन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के हाथ पैर फूल गए। उसने तत्काल घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने को तैयार है। वो भारत की राजनीतिक और वैधानिक रुकावटों को दूर करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेज रहे हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य थे। उन्हें भारत के शुभचिंतकों में समझा जाता था और ऐसा विचार था कि भारत की आजादी के प्रति उनकी पूरी सद्भावनाएं हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचे और 20 दिनों तक उन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत की। वो समाजवादी थे और भारत के कई बड़े राष्ट्रवादी नेताओं से उनकी दोस्ती थी। इसलिए भारतीय जनता को आशा बंधी कि क्रिप्स के आने से समस्याओं के अच्छे समाधान प्राप्त होंगे। किंतु गांधी जी ने क्रिप्स के विचारों सुझावों पर दूसरी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, क्रिप्स योजना ऐसे बैंक के पोस्टेड चेक के समान है जो फेल होने जा रहा है। गांधी जी ने क्रिप्स के साथ वार्ता में भाग लेने से पहले ही इनकार कर दिया था, लेकिन क्रिप्स ने गांधी जी से अपने पूर्व परिचय का इस्तेमाल किया और वार्ता में शामिल होने के लिए उन्हें मना भी लिया। क्रिप्स के सुझाव किसी को पसंद नहीं आए। उनका कहना था कि राष्ट्रीय सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के वादों के खिलाफ हो सकती है। इसलिए ब्रिटिश शासन ये कभी नहीं चाहेगा कि बहुसंख्यक दल सत्ता पर अपना संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर ले। क्रिप्स ये भी चाहते थे कि नई सरकार में सभी पूर्वाधिकार वॉयसराय के पास सुरक्षित रहें। जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं और उनकी योजना को लागू करने का मतलब है देश के अनगिनत विभाजनों की संभावना के दरवाजे खोल दिए जाएं। क्रिप्स योजना को मुस्लिम लीग ने भी ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई। गांधी जी ऐसे किसी सुझाव को मानने को तैयार नहीं थे, जिसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान लड़ाई में भाग ले, फिर चाहे वो प्रस्ताव हिंदुस्तान की राजनीति के लिए कितना ही अनुकूल क्यों ना हो। आखिर स्टैफोर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव सभी ने नामंजूर कर दिए और उन्हें असफल होकर वापस जाना पड़ा। मौलाना आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से घोषणा की कि ऐसा लगता है कि ब्रिटिश सरकार भारत की ठीक-ठीक रक्षा नहीं करना चाहती है। उसे बस इसी बात का फिक्र है कि साम्राज्य कायम रहे। उधर बर्लिन रेडियो से सुभाष चंद्र बोस के प्रसारण जनता में नई चेतना जगा रहे थे। भारतीय जनता अब यही चाहती थी कि युद्ध में अंग्रेजों की कोई मदद न की जाए। सुभाष चंद्र बोस अपने प्रसारणों में कह रहे थे, हमें युद्ध की स्थिति से लाभ उठाकर देश की स्वाधीनता जल्दी ही प्राप्त करनी चाहिए। इस काम में ब्रिटेन के शत्रुओं से मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है। इस समय तक गांधी जी के विचारों में भी उग्रता आने लगी थी। वो कहने लगे थे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को तुरंत समाप्त होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार के वादों से उनका विश्वास उठ चुका था। क्रिप्स मिशन की असफलता से सारे देश में निराशा और क्रोध की लहर दौड़ गई थी। जनता भी ये चाहती थी कि अंग्रेजों को भारत से चले जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।
ताकि भारत अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सके और अपनी रक्षा स्वयं कर सके। 29 अप्रैल से 2 मई तक इलाहाबाद में कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई। इसमें गांधी जी ने तो भाग नहीं लिया, पर उनका मसौदा मीरा बहन ने पढ़कर सुनाया था। इस बैठक में एक संक्षिप्त प्रस्ताव पास किया गया। उसमें कहा गया, भारत अपनी शक्ति से स्वतंत्रता प्राप्त करेगा और उसी तरह उसे बनाए भी रखेगा। न केवल भारत के हित में, बल्कि ब्रिटेन की सुरक्षा और विश्व शांति तथा स्वतंत्रता के लिए यह जरूरी है कि ब्रिटेन भारत पर से अपना कब्जा हटा ले। गांधी जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब वो समय आ चुका है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। वो अब युद्ध का नेतृत्व करने को तैयार थे। जिन लोगों ने उस समय गांधी जी को शांत रहने का सुझाव दिया, उनसे गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया, यदि मैं आपकी बात मान लूं, तो मुझे अपने अंदर की आवाज को दबा देना होगा। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे अकेले ही संसार से लोहा लेना पड़ेगा। उनका ये अटूट विश्वास था कि इस बार जो लड़ाई होगी वो व्यक्तिगत स्तर से नहीं, सामूहिक रूप से होगी। ये खुली चुनौती थी। गांधी जी के इन विचारों को सुनकर सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया था। तब कांग्रेस कमेटी ने जो प्रस्ताव पारित करके सारे देश में प्रचारित किया, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। प्रस्ताव में कहा गया था, ये कमेटी भारत की स्वाधीनता के अटल अधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य से अहिंसात्मक प्रणाली से और देशव्यापी पैमाने पर विशाल संघर्ष चालू करने की स्वीकृति देती है, जिससे देश में गत 22 वर्षों के शांतिपूर्ण संग्राम में संचित की गई समस्त अहिंसात्मक शक्ति का उपयोग हो सके। ये संग्राम गांधी जी के नेतृत्व में होगा। ये कमेटी उनसे प्रस्तावित कार्रवाइयों में राष्ट्र का नेतृत्व करने की प्रार्थना करती है।